हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है वो है जीएसटी के ऊपर, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली बीकॉम के सिलेबस को, उसकी बुक को ध्यान में रखते हुए पूरा बुक के हिसाब से फ्रेम किया है मैंने। आप रिवीजन भी कर सकते हो अपनी बुक साथ में लेके, उससे पढ़ोगे तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स क्या है, लेकिन टैक्स क्या है उससे पहले आप ये जानो कि क्यों टैक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट। तो देखो, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट भी हमारा पालन पोषण करती है डेवलपमेंट के रूप में। जैसे हमारे लिए रोड बनवाती है, पुल बनवाती है, डैम बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, ऐसे ही गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स ले रही है वो हमारे ऊपर डेवलपमेंट करती है, हमारा एक तरह से पालन पोषण करती है, आप कह सकते हो। तो इसलिए टैक्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। और टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट के पास जो पावर आती है वो है आर्टिकल 245, जो कहता है कि गवर्नमेंट के पास अधिकार है, पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकता है। और आर्टिकल 265 ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ। यानी कोई भी टैक्स ना ही लगाया जाएगा ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक कि उसके लिए कोई एक्ट ना हो, कोई लॉ ना हो। इसका मतलब गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले लॉ बनाना पड़ेगा और संविधान के अंदर उसके बारे में डिस्क्राइब होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और कलेक्ट कर सकती है। तो आर्टिकल 265 बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट ना ही टैक्स लगा सकती है ना ही कलेक्ट कर सकती है जब तक कि उसके पास कोई अथॉरिटी ना, जब तक कि वो लॉ ना बना ले। आर्टिकल 245 गवर्नमेंट को पावर देता है लॉ बनाने की। अब बात करता हूँ टैक्स की। टैक्स क्या है? तो टैक्स इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय गवर्नमेंट। टैक्स एक मैंडेटरी मतलब कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट लगाती है इनकम ऑफ ए पर्सन एंड गुड्स एंड सर्विसेज। यानी टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट लगाती है इनकम ऑफ पर्सन पे और गुड्स एंड सर्विसेज पे। या आप ये भी कह सकते हो टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी। एक वसूली करती है गवर्नमेंट, लेकिन एक अंडर द एक्ट करती है। देखो, हफ्ता वसूली नहीं है, वसूली करती है, लेकिन ये हफ्ता वसूली नहीं कह सकते आप, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे एक एक्ट के तहत, एक कानून के अंदर आके आपसे गवर्नमेंट एक एक्सटोर्शन ऑफ मनी करती है, वसूली करती है कंपल्सरली फॉर द पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक वेलफेयर। तो जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है वो हम पे ही खर्च करती है डेवलपमेंट के रूप में। ये कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी है अंडर एन एक्ट, यानी किसी भी एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो आपसे कोई भी चार्ज लेती है वो टैक्स होता है। टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज जो गवर्नमेंट लगाती है इनकम ऑफ पर्सन। जो इनकम पे लगाया जाता है किसी पर्सन के, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो किसी पर्सन की इनकम पे लगाया जाएगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, ऐसे ही जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसपे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स होता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स ना के बराबर कोई चुनिंदा आर्टिकल इक्के दुक्के हो सकते हैं, बाकी इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है अब भी। तो
तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आता है और कस्टम ड्यूटी आपको पढ़ना है जीएसटी, और जो फर्स्ट लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा सिर्फ आपको। अब बात करता हूँ फीचर्स की। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है किसी पर्सन की इनकम पर, और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी है। फीचर्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी जिसको चाटा मारा उसी को दर्द होगा, यानी जिसको चाटा गवर्नमेंट मारेगी उसी को दर्द होगा। मतलब टैक्स जिस पे लगाया जाएगा उसी को पे करना होगा डायरेक्टली। डायरेक्ट टैक्स नाम से मालूम पड़ रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज लेविड। जिस पे लगाया जाता है उसी को पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जिस पे लगाया जा रहा है उसी के द्वारा पे किया जा रहा है, तो टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर मिस्टर राम पे टैक्स लगा तो मिस्टर राम को ही पे करना है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स बर्डन, कर भार जो है वो शिफ्ट नहीं हो सकता, ट्रांसफर नहीं हो सकता एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है। टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो कैसे? देखो, जो होल सेलर होता है जब वो मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज करेगा, तो जो वो टैक्स मैन्युफैक्चरर से जब गुड्स परचेज करता है तो वो टैक्स पे करेगा। तो वो जो टैक्स जो मैन्युफैक्चर को पे कर रहा है, जो वो टैक्स मैन्युफैक्चर को पे कर रहा है, उसकी रिकवरी वो किससे कर लेगा? रिटेलर से कर लेगा। ठीक है, रिटेलर जो टैक्स होलसेलर को पे कर रहा है वो लायबिलिटी किस पे डाल देगा? कंज्यूमर पे डाल देगा। किस पे डाल देगा? कंज्यूमर पे डाल देगा। बट अल्टीमेटली जो टैक्स लायबिलिटी वो बियर करने वाला कौन? कस्टमर, कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम कर लेगा, सर्विस को अवेल कर लेता है। डायरेक्ट टैक्स एक पर्सन की इनकम पे लगाया जाता है, इसमें पर्सन बोर्न करता है टैक्स लायबिलिटी। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी बियर करता है वो है कस्टमर या कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, मतलब प्रोग्रेस, मतलब ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। ओहो, तभी तो इनकम टैक्स में स्लैब बना रखे हैं, जिसकी ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। ये इसलिए होता है कि अमीर और गरीब के अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए प्रोग्रेसिव नेचर है। ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, सोशो इकोनॉमिक। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का होता है। यहाँ पर चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो, अमीर आर्टिकल खरीदेगा, परचेस करेगा तो भी उतना ही टैक्स, और गरीब कोई आर्टिकल लेगा, कोई गुड्स लेगा तो भी उस पर उतना ही टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका संबंध है इन्फ्लेशन से, महंगाई से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूँ मैं फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू। देखो, टैक्स जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्रोत है रिवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल टैक्स रिवेन्यू के 50% से अधिक। यानी जो गवर्नमेंट को जो टोटल टैक्स रिवेन्यू होती है उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का 50% से ज़्यादा हिस्सा होता है। तो इससे वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो सरकार है उसके लिए टैक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है रिवेन्यू के लिए। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया आपको, होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर को, और कंज्यूमर जो है वो किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो गुड्स को कंज्यूम करता है, वो सर्विस को अवेल कर लेगा।
गुड्स खा जाएगा। तो इसलिए वो तो टैक्स लायबिलिटी अपनी शिफ्ट कर नहीं सकता, लेकिन बाकी अपनी टैक्स लायबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग ऑफ बर्डन पॉसिबल है। उसके बाद नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, यानी यहाँ पर डायरेक्टली पिंच नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर टैक्स बर्डन शिफ्ट हो रहा है। तो डायरेक्टली पिंच कहाँ पे होगा? डायरेक्टली पिंच करने वाला तो एक ही पर्सन है बेचारा, कस्टमर, कंज्यूमर, और उसको भी मालूम नहीं पड़ता। जब वो परचेज करने जाता है तो उसको मालूम पड़ता नहीं कितना टैक्स लग रहा है। तो इसलिए जब प्राइस में इंक्लूड होता है टैक्स, इसलिए इतना ध्यान नहीं होता और वो डायरेक्टली पिंच नहीं करता। नेक्स्ट है टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो गुड्स की जो कीमत है उनको प्रभावित करता है। इन्फ्लेशन का इनडायरेक्ट टैक्स का संबंध होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का वाइड बेस है, वाइडर टैक्स बेस, क्योंकि देखो टोटल टैक्स रिवेन्यू के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स का मोर देन 50% शेयर होता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, एक सामाजिक वेलफेयर इसको प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है टैक्स। क्योंकि हाई टैक्सेस ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अल्कोहलिक, लीकर, टोबैको प्रोडक्ट्स, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है, हाई टैक्सेस है, जिसको हम बोलते हैं, जो अल्कोहलिक, लीकर, टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं इनको सिन गुड्स बोलते हैं हम, सिन गुड्स, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, हार्मफुल गुड्स है, जिस पे गवर्नमेंट हाई टैक्सेस चार्ज करती है, जिससे कि सोशल वेलफेयर हो सके। रिग्रेसिव नेचर है, गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी गुड्स खरीदो रेट सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा। भले ही मोटरसाइकिल कोई गरीब खरीदे, भले ही मोटरसाइकिल कोई अमीर खरीदे, टैक्स रेट सेम होने वाला है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आर्टिकल 265 जो बोलता है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्टेड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कोई भी टैक्स ना ही लगाया जाएगा और ना ही कलेक्ट किया जाएगा जब तक अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो, जब तक लॉ ना हो उस टैक्स के लिए, यानी गवर्नमेंट को टैक्स लगाने के लिए लॉ बनाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को जो पावर आती है वो आती है आर्टिकल 245 से, जो गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो लॉ बना सकते। आर्टिकल 246 देखो टैक्स बनाने की पावर 245 देता है। 265 बोलता है कि भाई कोई भी टैक्स ना ही गवर्नमेंट लगा सकती ना ही कलेक्ट कर सकती जब तक कि उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो लॉ बनाने की। तो सवाल ये आ रहा होगा कि किस सब्जेक्ट मैटर पर टैक्स लगेगा। तो आर्टिकल 246 जो है उसके अंदर रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 आगे बताऊंगा, उसमें लिस्ट दे रखी है 3, आगे बात करेंगे हम। तो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 के अंदर 3 लिस्ट है, इन 3 लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर दे रखे हैं। सब्जेक्ट मैटर मतलब किस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाया जाएगा। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान का आर्टिकल 246 उसका 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट मैटर की, कि गवर्नमेंट जो है वो इन पर लॉ बना सकती है। ये 3 लिस्ट कौन कौन सी है? पहली लिस्ट जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरी कनकरेंट लिस्ट।
पहली लिस्ट जिसको हम बोलते हैं यूनियन, नाम से मालूम पड़ रहा है यूनियन मतलब पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स। अब फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स काफ़ी है, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर की एंट्री दे रखी है और एंट्री के आगे नाम लिखे हुए हैं। जैसे एंट्री नंबर 82 में बताया गया कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर इनकम टैक्स पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। 83 कस्टम ड्यूटी, 84 एक्साइज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर वुमेन कंजप्शन, 85 कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ऐसे एंट्री मेंशन कर रखी है सब्जेक्ट मैटर की। तो लिस्ट नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है, पावर होती है लॉ बनाने की। फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर जो मैंने बताया आपको, इनकम टैक्स, कस्टम, कॉर्पोरेशन टैक्स। उसके बाद आता है लिस्ट नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट। नाम से ही मालूम पड़ रहा है स्टेट लिस्ट, स्टेट की लिस्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, यानी यहाँ पर लिस्ट नंबर 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो लॉ बना सकता है ऑन द फॉलोइंग मैटर। यहाँ पर एंट्री नंबर 45 to 63 मेंशन है। जैसे वैट के ऊपर, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी। तो ऐसे स्टेट लिस्ट में स्टेट के मैटर है और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है उन मैटर्स पे। उसके बाद लिस्ट 3 जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। अब एक लिस्ट जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है, एक जिसमें स्टेट के पास पावर है, तीसरी दोनों का कॉम्बिनेशन है कॉनकरेंट लिस्ट। मतलब बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉ, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती है सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, लेबर के ऊपर हो गया, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हो गए। तो ऐसे आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट के बारे में बता रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉनकरेंट लिस्ट। अब देखो जीएसटी के बारे में इन लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स स्टेट की लिस्ट में भी नहीं है और ना ही कॉनकरेंट लिस्ट में इस मैटर के बारे में है। यानी जीएसटी जो है दोनों गवर्नमेंट मिलकर लगाएगी तो कॉनकरेंट लिस्ट में होना चाहिए वो मैटर, लेकिन यहाँ पर वो मैटर नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक अमेंडमेंट करनी पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर, क्योंकि यहाँ के लिस्ट नंबर जो 3 है इसकी जो कॉनकरेंट लिस्ट है इसमें जीएसटी के बारे में है ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करनी पड़ी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 246 में, और एक आर्टिकल लाया गया था 246A। आर्टिकल लाया गया था 246A। 100 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 के अंदर जीएसटी के ऊपर, और 122nd अमेंडमेंट बिल आया था। याद रखना है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो जीएसटी जो है उसका जो एक्ट है पूछे आपसे तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इस एग्जिस्टेंस हुआ, और 122nd अमेंडमेंट बिल है। और आर्टिकल 246 एक नया आर्टिकल जोड़ा गया स्पेशली जीएसटी के लिए, जिसमें पावर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कि वो लॉ बना सकती है इन रिस्पेक्ट टू जीएसटी। बट इन मैटर्स को छोड़कर, यानी पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट जिसको हम पेट्रोल ही बोलते हैं, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये 5 ऐसे आर्टिकल है, प्रोडक्ट्स हैं जो कि जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, यानी इन पे जीएसटी नहीं लगता, इन पर
जीएसटी नहीं लगता, पुराना वाला ही लगेगा एक्साइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो सप्लाई, जीएसटी जो है वो लेवी होता है सप्लाई पे, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई एक तरह से तीन तरह की होगी, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे होगी। जो इंट्रा सप्लाई होती है, जो इंट्रा सप्लाई होगी मतलब विद इन द स्टेट होती है, विद इन द स्टेट होती है, उसमें लेवी होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आर्टिकल 269A के अंदर पावर है ये। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटरनेशनल जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जहाँ पर इंपोर्ट लगता है और वहाँ पे लगेगा IGST। और इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होती है तब भी लगता है IGST। क्यों लगता है, कैसे लगता है, आगे बताऊंगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि सप्लाई जो है तीन तरह की होती है, इंट्रा, इंटर और इंटरनेशनल लेवल पे। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट होती है, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, इंटरनेशनल मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जहाँ पर IGST लगता है। और इंटर स्टेट जो सप्लाई होती है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वहाँ पर भी IGST लगता है। लेकिन फ़र्क इतना है कि गवर्नमेंट आपस में बांट लेती है, अपोर्शन कर लेती है, उसका अलग अलग हिस्सा करके 50-50 बांट लेती है, यूनियन और स्टेट IGST। और इंट्रा जो विद इन स्टेट होता है उसमें तो SGST प्लस CGST वो सेंटर का, SGST स्टेट का। आर्टिकल 279A बोलता है, आर्टिकल 279A एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति है हमारे, उनको पावर देता है कि वो GST काउंसिल बना सकते हैं सेंटर और स्टेट के लिए। और GST काउंसिल जो है ना उसका जो हेड होगा वो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, या आप चेयरमैन भी कह सकते हो। जो काउंसिल होगी उसके अंदर मेंबर्स होंगे, जो हर स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके वो मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर काउंसिल जो होगी वो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, जो क्या टैक्स मैटर्स जो GST के ऊपर जो डिस्कशन करना है, कोई नई चीज़ें लानी है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए GST काउंसिल बनाई गई। और इसके अंदर जो डिसीजन होंगे उसके लिए थर्ड फोर्थ वेटेड मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 75% की मेजॉरिटी चाहिए। उसके बाद देखो GST से पहले क्या था और GST के बाद में बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको, इंट्रो लेक्चर है ये। तो देखो प्री GST से पहले देखो क्या था, मल्टीपल टैक्सेस। ओहो, अप्रोक्स 70 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो है वो सबस्यूम कर लिए गए और GST बना। पता है आपको GST से पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्स थे सेंट्रल लेवल पे, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विसेज टैक्स हो गया, काउंटर वैलिंग ड्यूटी हो गया, स्पेशल ड्यूटी हो गया, बहुत सारे टैक्सेस थे। तो मल्टीपल टैक्सेस था। मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है तो टैक्स लग गया, सेल हो रहा है तो टैक्स लग गई, एंट्री हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स की तो टैक्स लग गया। अरे क्या मजाक बना रखा है टैक्स पे टैक्स। तो GST से पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स होती थी, मैन्युफैक्चर, सेल, एंट्री, मल्टीपल प्रोसीजर था, मल्टीपल सेल्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, सेंट्रल एक्साइज के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, वैट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। और GST से पहले जो टैक्स लगता था वो लगता था पर्सन के ऊपर,
और जीएसटी से पहले कास्केडिंग इफेक्ट थे, जिसको हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन। जीएसटी आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, कास्केडिंग इफेक्ट, जिसको डबल टैक्सेशन बोलते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा सर कास्केडिंग इफेक्ट ये कैसे? टैक्स के ऊपर टैक्स को हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जैसे देखो एक एग्जांपल बताया मैंने यहाँ पे, ये देखो, जैसे एक मैन्युफैक्चर है, मान लो उसकी जो गुड्स वैल्यू है 1,00,000 रुपए की। जब ये मैन्युफैक्चर जब होलसेलर को सेल करेगा, जब ये मैन्युफैक्चर होलसेलर को सेल करेगा तो कैसे टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी वो देख लो। जैसे इसने मैन्युफैक्चर किया गुड्स का तो उसके ऊपर लग जाएगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मान लो 10%, तो लग गया 10,000। कितना हो गया? 1,10,000। जब ये इन गुड्स को जो इसने प्रोड्यूस किए हैं, इसका प्रोडक्शन किया है, उत्पादन किया है, तब इसको सेल करेगा होलसेलर को, तो 1,10,000 के ऊपर फिर से वैट लग जाएगा। अगर विद इन स्टेट सेल हो रही है तो वैट, बाहर हो रही है तो सीएसटी लगता था पहले। जैसे मैन्युफैक्चर किया उस पे लग गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 10%। 1,00,000 का 10% कितना हो गया? 10,000, तो हो गया 1,10,000। अब इसको सेल कर रहा है वो होलसेलर को, तो फिर इस पर वैट लग जाएगा। अगर विद इन स्टेट है, जब मान लो 12% लग गया, तो देखो मजे की बात, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था 1,00,000, लगना चाहिए था 1,00,000 पे, लेकिन 1,10,000 के ऊपर टैक्स लग गया। तो टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट, और डबल टैक्स भी आप कह सकते हो। तो प्री जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्सेस थे। जीएसटी से पहले मल्टीपल टैक्स इवेंट्स होती थी, मल्टीपल प्रोसीजर्स थे, अलग अलग नोटिस आ रहे हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सारा अलग अलग प्रोसीजर था। कास्केडिंग इफेक्ट्स, पर्सन पे ही टैक्स लगता था। लेकिन जीएसटी की बात, पोस्ट जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन एक ही टैक्स होगा। टैक्स सिर्फ सप्लाई, वर्ड ध्यान रखना, सप्लाई हुई टैक्स लग जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ही प्रोसीजर है, एक ही प्रोसीजर है जीएसटी में, ना कोई झंझट सेल्स का, ना कोई झंझट वैट का, ना कोई झंझट सीएसटी का, ना कोई झंझट सेंट्रल एक्साइज का। एक वन नेशन वन टैक्स। यहाँ पर जो टैक्स देने वाला होगा वो टैक्सेबल पर्सन्स, सप्लायर और रेसिपिएंट्स होगा। तो देखो जो इम्पोर्टेंट बात है, आफ्टर जीएसटी भी, जीएसटी के बाद भी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अब भी लगती है वो लगती है टोबैको। और जो मैंने आपको बताए थे 5 प्रोडक्ट्स, ध्यान है आपको ऊपर, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, एटीपी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब 5 प्रोडक्ट प्लस टोबैको, इनके ऊपर अब भी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, इनके ऊपर अब भी। और जो पेट्रोल, एटीएफ, जो 5 प्रोडक्ट है, इन पे वैट भी इन पर वैट भी लगता है जब सेल होती है, जब इन पे वैट भी लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ। और जो अल्कोहलिक लीकर है, ड्रिंक की बात हो रही है यहाँ पर, अल्कोहलिक लीकर, यानी स्टेट में अगर वो बन रहा है तो वहाँ पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। कोई अफीम, गांजा, जिसको हम ओपियम, इंडियन हैम्प, नारकोटिक्स बोलते हैं, उसके ऊपर अब भी लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो है जीएसटी, जो 5 प्रोडक्ट ध्यान रखना है आपको, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल क्रूड, डीजल, इनके ऊपर अब भी जीएसटी लगता है, जीएसटी से बाहर है। और जीएसटी काउंसिल जब चाहे इन पे टैक्स लगा सकती है, जीएसटी काउंसिल जब चाहे इस पे डिसीजन लेके टैक्स लगा सकती है। अब हम बात करते हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, यानी जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखो सबसे पहले जो जीएसटी जो आया वो था फ्रांस। 1954 के अंदर फ्रांस जो कंट्री है उसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि वो पहला देश कौन सा है जिसने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया, तो वो है फ्रांस।
1954 के अंदर फ्रांस देश ने सबसे पहले जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिया था। इंडिया के अंदर जो आइडिया, जो विचार रखा गया था जीएसटी का, वो रखा था कैलकर टास्क फोर्स। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडिया के अंदर जो विचार रखा गया था जीएसटी का, वो कैलकर टास्क फोर्स ने रिकमेंड किया था। 2006 में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री पी चिदम्बरम जी। उन्होंने अपने बजट में कहा था कि जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। यानी पी चिदम्बरम जी ने कहा था 2006 के अंदर अपने बजट के अंदर की जीएसटी जो है वो 1 अप्रैल 2010 से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। 2014 के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, जो अभी तो ओले ओले हो चुके हैं, तो मैं बोलूँगा स्वर्गीय लेट श्री अरुण जेटली जी, जिन्होंने 122nd अमेंडमेंट बिल रखा लोकसभा में। अरुण जेटली जी ने 2014 के अंदर 122वां अमेंडमेंट बिल रखा जीएसटी के ऊपर लोकसभा में। वो 6 मई 15 को पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट से अब कंसेंट मिल गई, एसेंट मिल गई, उसके बाद वो 101वां अमेंडमेंट एक्ट बन गया। देखो, बिल और एक्ट में फ़र्क है। बिल था 122वां, लेकिन एक्ट है 101वां, 101st अमेंडमेंट एक्ट। और जीएसटी इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से लॉन्च हो गया था। 1 जुलाई 2017 वो दिन जब जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद देखो, जीएसटी कुछ बेसिक बातें बताता हूँ मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जीएसटी के ऊपर। सबसे पहले तो जीएसटी देखो बेस्ड है वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज पे जैसे ही वैल्यू एडिशन होगा तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। तो यहाँ पर मल्टीपल टैक्स कलेक्शन होता है, लेकिन विद टैक्स क्रेडिट, या कह सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ होता है। सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जो देखो वैट जो है वो लगता है मैन्युफैक्चर पे, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको वैल्यू एडेड टैक्स, यानी जो लेवी होगा मैन्युफैक्चर के ऊपर, सेल पर, कंजम्पशन पे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए आप, जैसे मिस्टर ए है, कैसे देखो, कैसे जैसे वैल्यू एडिशन होगी टैक्स लग जाएगा। वैल्यू एडिशन पे सिर्फ टैक्स लगता है। कैसे? फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है जो मैन्युफैक्चरर है, बी है जो होलसेलर या ट्रेडर मान लो, सी है रिटेलर और डी है कंज्यूमर अल्टीमेट। तो मिस्टर ए जो मैन्युफैक्चर है उसके पास जो गुड्स वैल्यू है 1 लाख रुपए की, इस पर उसने 18% लगा दिया, 18% लगाया जीएसटी, तो कितना हो गया 1,18,000। इसने बी को सेल कर दिया जो है ट्रेडर या होलसेलर मान लो आप, वो इसमें कुछ एडिशन करता है, वो वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए, इस पर उसने लगा दिया 18% जीएसटी जो हो गया 27,000, टोटल आ गया 1,77,000। उसके बाद बी जो है सी को सेल कर देगा रिटेलर को। अब सी ने क्या करा कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया, 2 लाख बनाया और इस पर 18% जीएसटी लगा दिया, कितना हो गया 2,36,000 रुपये। अब सी जो है रिटेलर वो डी को सेल कर देता है 2,36,000 रुपये, और डी जो है वो इस गुड्स को कंज्यूम कर लेगा और वो होले होले अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा, क्योंकि वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, सारा टैक्स बर्डन उसी को बीयर करना है। तो यहाँ पर देखो मज़े की बात, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स हो रहा है। जैसे बी देखो, बी ने गुड्स लिए मैन्युफैक्चर से, कितने के 1,18,000 के, लेकिन ध्यान से देखना 18,000 टैक्स है, तो जो गुड्स की वैल्यू कितनी है 1 लाख, इसने वैल्यू एडिशन कर दिया तो कितना हो गया 1,50,000, यानी 50,000 वैल्यू एडिशन की है इसने बी ने जो है जो वैल्यू एडिशन की है वो 50,000 की है।
तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो 50,000 का 18% कितना हो जाएगा 9,000। यहाँ पर सिस्टम क्या बोलता है कि बी जब जो नेट टैक्स पे करेगा बी, तो पहले तो वो आउटपुट टैक्स देखेगा अपना, आउटपुट जीएसटी यानी सेल्स पे कितना पे किया उसने 27,000 पे कर रखा है सेल्स पे, इसमें वो लेस कर देगा जो उसने परचेस पे इनपुट पे जो टैक्स पे किया है। यानी जब इसने ए से खरीदा तो कितना टैक्स पे किया 18,000, तो रिमेनिंग 9,000 ये पे करेगा। यानी जितना इसने एडिशन किया है वैल्यू एडिशन उतना ही देखो टैक्स पे कर रहा है ये 1 लाख से 1.5 लाख। 50,000 का डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप 18% 9,000 आ जाएगा। उसके बाद सी ने वैल्यू एडिशन किया 1.5 लाख से कितना किया 2 लाख। इसने भी वैल्यू एडिशन किया 50,000 का और उसका भी 18% निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा सेम 9,000। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि अमाउंट सेम आ रहा है। तो 50,000 इसमें भी वैल्यू एडिशन किया है तो कितना आ जाएगा 9,000 आ जाएगा वैल्यू एडिशन पे जीएसटी। और मज़े की बात ये है कि सी जो टैक्स पे करेगा, अब देखो सी देखेगा अपना आउटपुट जीएसटी, उसने सेल्स पे कितना पे किया है, सेल्स पे कितना सेल्स जब किया है उसने तो सेल्स पे कितना टैक्स मिला उसको 36,000 जो डी ने पे किया है। इसमें से सी अपना टैक्स लेस कर लेगा जो उसने बी से परचेस किया था, तो कितना पे किया था 27,000, तो अल्टीमेटली 9,000 जो है वो सी पे करेगा। तो ऐसे ही आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि सी का वैल्यू एडिशन भी 50,000 है। ये सिर्फ इत्तेफाक है कि यहाँ पर दोनों वैल्यू एडिशन सेम आ रहा है 50-50, अमाउंट चेंज भी हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स पे किया जा रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्टीमेट कितना टैक्स पे किया गया, तो देखो पहली स्टेज पे लगा 18,000, सेकंड पे लगा 9,000, फिर थर्ड पे लगा 9,000, टोटल टैक्स गया 36,000। ये 36,000 किसकी पॉकेट से गया है पता है आपको? ये गया है कस्टमर, जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, अल्टीमेट कंज्यूमर की पॉकेट से निकला 36,000। उसके बाद कंटिन्यूस चैन ऑफ क्रेडिट है, यानी यहाँ पर जो टैक्स चार्ज हो रहा है वो हर स्टेज पर जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। बर्डन बोर्न बाय अल्टीमेट फाइनल कंज्यूमर, यानी जो टैक्स बर्डन है वो फाइनल कंज्यूमर बियर कर रहा है, क्योंकि सप्लायर जो होता है उसको तो आईटीसी मिल जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेट लायबिलिटी जो है वो कंज्यूमर कस्टमर बियर करता है। उसके बाद है नो कास्केडिंग इफेक्ट, कोई कास्केडिंग इफेक्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है हर स्टेज पर। मैंने प्रूव भी किया आपको कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है अंडर जीएसटी। पहले ऐसा नहीं था, पहले टैक्स के ऊपर टैक्स था जिसको हम बोलते थे डबल टैक्सेशन। कास्केडिंग इफेक्ट पहले होता था। उसके बाद है डेफिशिएंसीज इन द एग्जिस्टिंग वैट सिस्टम। देखो जो एग्जिस्टिंग वैट सिस्टम था, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो था पुराना वाला, उसमें कुछ कमी थी, उसके अंदर कुछ कमी थी। तो अर्लियर जो इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम था उसके अंदर वैट होने के बावजूद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। वो वैट बेसिस था, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम बेस होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमी थी पहले वाले टैक्स स्ट्रक्चर में। क्योंकि सेंट्रल लेवल पे देखो सैनवेट था, सेंट्रल लेवल पर क्या था सैनवेट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। स्टेट लेवल पर स्टेट वैट था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी बात, मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस करना एक महाभारत बना हुआ था। गुड्स एंड सर्विसेज में कौन सा गुड्स है कौन सा सर्विस है मालूम ही नहीं पड़ता था। तो ये डेफिशिएंसी थी, पहले कमी थी। एक फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर पे कोई गुड्स समझ के टैक्स लगा रहा है तो कोई सर्विस समझ के टैक्स लगा रहा है, तो कभी वैट कभी सर्विस टैक्स कभी दोनों, तो मजाक चल रहा था क्या। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे पहले। उसके बाद सैनवेट
डिड नॉट इंक्लूड चैन ऑफ वैल्यू एडिशन, यानी सैनवेट के अंदर जो वैल्यू एडिशन चैन थी वो नहीं थी, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मैन्युफैक्चर जैसे जब मैन्युफैक्चर करता है वो, तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ जब वो सेल करेगा तो उसी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे क्या लग रहा था, वैट लग रहा था। तो कहाँ पे हो रहा है वैल्यू एडिशन, बताओ मेरे को। तो सैनवेट डिड नॉट इंक्लूड चैन ऑफ वैल्यू एडिशन, ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता रखा है। देखो जैसे स्टेट लेवल अगर वैट की बात करूं मैं, तो एक मैन्युफैक्चरर है, जब एक मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को जब वो सेल करेगा तो जैसे मैन्युफैक्चर होते ही क्या लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी प्लस लग जाएगा वैट। तो ये जो वैट लग रहा है वो इस एक्साइज ड्यूटी पे लग रहा है, तो होगा ना टब टैक्स ऑन टैक्स। तो चैन ऑफ वैल्यू एडिशन नहीं है यहाँ पर एक तरह से सैनवेट के अंदर। उसी तरीके से सेंटर लेवल पे था ऐसा ही, तो स्टेट और सेंटर दोनों में ही ऐसे ही एक्साइज के ऊपर भी वैट लग रहा था। तो आप कह सकते हो कि सैनवेट डिड नॉट इंक्लूड चैन ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक, क्योंकि जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए था। तो देखो मैन्युफैक्चर किया, उस पर टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर फिर टैक्स लग गया वैट। तो वैल्यू एडिशन कहाँ पे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर, यानी एक का क्रेडिट आप दूसरे से सेट ऑफ नहीं कर सकते थे, पॉसिबल नहीं था वो। जैसे मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो पेन बनाया उसने। अब पेन बनाने के देखो उसको प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, रिफिल ट्यूब, मेटल क्लिप एक्सेट्रा। तो इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं। एक मैन्युफैक्चरर जो पेन बना रहा है, पेन बनाती उसको उस पर लग गई एक्साइज ड्यूटी। जैसे ही गुड्स प्रोड्यूस हुआ उस पर लग जाएगी एक्साइज ड्यूटी। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने पेन बनाया उस पर लग गई एक्साइज ड्यूटी। जब ये मैन्युफैक्चरर एक ट्रेडर को सेल करेगा तो लग गया वैट। देखो एक्साइज ड्यूटी पे वैट लग गया, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। तो इसलिए आप कह सकते हो, अब मज़े की बात ये है कि एक्साइज ये जो मैन्युफैक्चरर है ये अपनी इस एक्साइज ड्यूटी का सेट ऑफ नहीं कर सकता वैट के साथ, क्योंकि वैट जो है वो स्टेट लेवल का टैक्स है और एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल लेवल का टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि वैट जो है वो स्टेट लेवल का और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है, सेंट्रल लेवल का। तो सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भाई देखो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड। अब देखो कितनी डेफिशिएंसी थी, कमी थी कितनी, कि एक्साइज जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसका सेट ऑफ नहीं हो रहा है वैट के साथ। सेंटर का अलग टैक्स है, स्टेट का अलग है, आपस में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन चैन नहीं है, क्या मजाक सा बन रहा था। तो गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया, मिला दिया गया जीएसटी के अंदर, सारे टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया और मिला दिया गया, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके फीचर्स पे। देखो जीएसटी जो है वो ड्यूल मॉडल है, नेशनल जीएसटी नहीं, वो ड्यूल मॉडल का मतलब होता है यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर टैक्स लगाती है। जीएसटी ड्यूल मॉडल बेस है, यानी दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। जीएसटी के अंदर 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक आईजीएसटी कुछ नहीं है, सिर्फ सम टोटल ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, ये ध्यान में रखना है आपको। आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का मिक्सचर है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका अपोर्शन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। हाफ टैक्स लेती है सेंटर, हाफ लेती है स्टेट आईजीएसटी में। सीजीएसटी ने रिप्लेस किया एक्साइज ड्यूटी को, सर्विस टैक्स को, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी,
CST एट्सेट्रा। वो SGST ने रिप्लेस किया वैट को, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री एट्सेट्रा, बहुत सारे टैक्सेस थे स्टेट लेवल के, तो उनको एक तरह से रिप्लेस करके GST लाया गया। तो देखो सेंटर और स्टेट ने दोनों ने हाथ मिलाया, आपस में अपने अपने टैक्स को भूलो और एक टैक्स बनाया गया GST, एक टैक्स बनाया गया GST। आगे प्रॉब्लम भी आई थी, बताऊंगा मैं आगे आपको, स्टेट जब स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा तो कि जो स्टेट थे वो इतनी आसानी से राजी नहीं हुए थे। तो GST में 3 कंपोनेंट है, CGST, SGST, UTGST और IGST और IGST। तो CGST के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने टैक्स को रिप्लेस कर दिया, ख़त्म कर दिया, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी हो गया, CST एट्सेट्रा। स्टेट लेवल जैसे वैट, लग्जरी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री एट्सेट्रा। टैक्सेबल इवेंट जो होगी वो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों होगी, मतलब अगर गुड्स की सप्लाई होगी तो टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, सर्विस की सप्लाई होगी तो टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, और दोनों की सप्लाई होगी तो भी टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा, टैक्सेबल इवेंट माना जाएगा। और टैक्सेबल इवेंट कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन करेगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है? सप्लायर या रेसिपिएंट। अब देखो एक अच्छे सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा टैक्स क्रेडिट जान लो आप कि कैसे हम ITC अवेल करते हैं, मतलब इनपुट टैक्स कैसे अवेल किया जाता है। सबसे पहले मान लो एक हरियाणा का टैक्सेबल पर्सन है, हरियाणा का ये टैक्सेबल पर्सन है, इसने इंटर परचेस किया है। इंटर का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी मान लो हरियाणा का कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसने यूपी से परचेस किया है, यूपी से परचेस किया है, तो 10,000 गुड्स की वैल्यू थी, उस पर टैक्स लग रहा है 1800 रुपये। तो कॉमन सी बात है, जब इंटर स्टेट होता है परचेस तब क्या लगता है? IGST। जब मैंने आपको बताया था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती है तो IGST लगता है। जब यूपी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को जब सेल करेगी, 10,000 की गुड्स वैल्यू है, 18% मान लो GST लग गया तो 1800 रुपये ये बन गया IGST, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 11,800। अब देखो हरियाणा का जो टैक्सेबल पर्सन है उसके पास जो ITC अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट IGST का, वो कितना है? 1800 रुपये। अब ये हरियाणा का जो टैक्सेबल पर्सन है ये सेल करता है इंटर, ये भी सेल करता है इंटर स्टेट सेल, यानी ये किसी और स्टेट को सेल कर देता है। ओहो, यानी देखो परचेस भी इंटर स्टेट हो रहा है और सेल भी इंटर स्टेट हो रहा है। तो एक हरियाणा का टैक्सेबल पर्सन ने परचेस किया यूपी से, तो यूपी स्टेट ने इस पे चार्ज किया IGST 1800 रुपये। तो हरियाणा का जो टैक्सेबल पर्सन है वो 1800 रुपये ITC क्लेम कर सकता है। अब हुआ क्या कि हरियाणा का जो टैक्सेबल पर्सन है इसने किसी और स्टेट को, मान लो कि राजस्थान को सेल कर दिया इंटर स्टेट, तो इसने वैल्यू एडिशन किया और 15,000 गुड्स की वैल्यू बना के 18% गुड्स पे टैक्स लगा दिया, जो आया 2700 और टोटल हो गया 17,700, 17,700। अब इसका जो आउटपुट GST आया है वो आया है 2700, यानी इसने जो सेल करी जब इसने हरियाणा वाले टैक्सेबल पर्सन ने, तो GST कितना है? 2700 रुपये। लेकिन इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है IGST का 1800 रुपये। देखो जब इसने बाहर से परचेस किया तो इसने IGST पे किया, अब ये किसी और स्टेट को सेल कर रहा है तो वो स्टेट इसको IGST देगा। तो कहने का मतलब ये है, ये अपने जो IGST का जो क्रेडिट है वो IGST जो से उससे एडजस्ट कर लेगा। तो 2700 जो 2700 रुपये इसका जो टैक्स बन रहा है, जो इसने सेल पे लिया है राजस्थान से, इसमें से ये अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST 1800 रुपये जो इसने पे कर रखा है यूपी को, इसमें से ये वो एडजस्ट कर लेगा और इसकी लायबिलिटी आएगी 900 रुपये। 900 रुपये ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। उसके बाद सेकंड केस देखो, टैक्सेबल पर्सन सेम है, हरियाणा का ही है। यहाँ पर जो परचेस हो रहा है वो इंट्रा हो रहा है, मतलब परचेस हरियाणा में ही, यानी हरियाणा से ही परचेस कर रहा है। कोई बंदा हरियाणा का टैक्सेबल पर्सन है वो परचेस कर रहा है हरियाणा से, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट परचेस।
तो 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया, उस पर 18% लग गया CGST एंड SGST। जब विद इन स्टेट जब सेल होती है तो लगता है CGST एंड SGST। अगर 18% है तो 99% हो जाएगा, तो 10,000 रुपये का 900 रुपये हो जाएगा CGST और 900 रुपये हो जाएगा SGST। तो क्या हो गया 11,800 टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब देखो हरियाणा का जो टैक्सेबल पर्सन है उसने इंट्रा तो परचेज किया है, अब वो सेल भी इंट्रा ही कर रहा है, यानी हरियाणा का पर्सन हरियाणा से ही परचेज किया, हरियाणा से सेल कर रहा है वो। तो 20,000 का उसने वैल्यू एडिशन करके वैल्यू बना दिया और उस पर 18% उसने टैक्स लगाया GST। तो विद इन स्टेट है तो आपको पता है CGST और SGST लग जाएगा। तो 20,000 का 18% हो जाएगा 3,600, तो इसमें हाफ हाफ हो जाएगा 18% मतलब 9% हो जाएगा CGST और 9% हो जाएगा SGST, यानी 1,800 रुपये CGST के और 1,800 रुपये SGST की। अब देखो इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है जो उसने पे कर रखा है, पहले इसने परचेज किया था, तो 900 रुपये तो CGST के हैं और 900 रुपये SGST के हैं। तो ये अपने आउटपुट टैक्स पे जो ये सेल पे इसको मिला है CGST का मिला है 1,800, इसमें से लेस कर लेगा अपना इनपुट टैक्स जो इसको पे करा है पहले उसने 900 रुपये, तो 900 तो वो CGST के पे करेगा। SGST के 1,800 रुपये उसने सेल पे मिले हैं इसको, इसने परचेस करते वक्त पे किया था SGST 900 रुपये, ITC है इसके पास, वो लेस कर देगा। तो 900 रुपये तो ये CGST के पे करेगा और 900 रुपये ये SGST के पे करेगा। उसके बाद देखो थर्ड केस क्या बनेगा। थर्ड केस देखो हरियाणा का टैक्सेबल पर्सन ये परचेस तो कर रहा है इंट्रा का मतलब होता है हरियाणा स्टेट के अंदर से परचेस कर रहा है, और ये सेल कर रहा है इंटर। ध्यान देना, अब हरियाणा का कोई टैक्सेबल पर्सन है वो परचेस कर रहा है इंट्रा, यानी स्टेट के अंदर से ही परचेस कर रहा है वो, लेकिन सेल कर रहा है वो आउटसाइड हरियाणा, यानी इंटर सेल हो गई इसकी। अच्छा, अब जब वो परचेस करेगा तो मान लो 10,000 की गुड्स परचेस की, उस पर 18% लग गया GST, तो 1,800 रुपये लग गया GST। जब विद इन स्टेट होता है तो 9% लग जाएगा CGST एंड SGST। ठीक है, तो इसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, CGST का 900 रुपये और SGST का 900 रुपये, इनका ये क्लेम ले सकता है। अब ये सेल कर रहा है, लेकिन ये सेल कर रहा है आउटसाइड हरियाणा इंटर। तो देखो इसने क्या किया, 20,000 का वैल्यू एडिशन 20,000 का वैल्यू बना के उस पर 18% ये लगाता है IGST, ये सेल कर रहा है कहीं बाहर आउटसाइड हरियाणा। अब ये जब सेल करेगा आउटसाइड हरियाणा किसी और स्टेट को, तो ये 20,000 की गुड्स पे इसने 18% क्या ले लिया IGST, क्योंकि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होती है, ट्रांजैक्शन होती है, सप्लाई होती है, सप्लाई वर्ड इधर सही करेक्ट वर्ड है, तो सप्लाई बोलता हूँ मैं सॉरी। जब हरियाणा का कोई टैक्सेबल पर्सन उसने परचेस तो किया है इंट्रा, यानी हरियाणा के अंदर से विद इन स्टेट परचेस किया है, तो लग जाएगा CGST और SGST 18%, यानी 9% हो जाएगा CGST और 9% हो जाएगा SGST। तो 1,800 रुपये का 1,900 रुपये तो हो गया आपका, सॉरी 900 रुपये तो हो गया CGST, 900 रुपये हो गया आपका SGST। अब ये सेल कर रहा है इंटर, यानी किसी और स्टेट को सेल कर रहा है ये, तो यहाँ पर IGST लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ बाउंड्री क्रॉस हो रही है, बॉर्डर क्रॉस हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो IGST लग जाए। IGST कुछ नहीं है भाई, IGST कुछ नहीं है, सिर्फ सम है CGST प्लस SGST या UTGST का। क्यों लगाया बताता हूँ आपको, IGST क्यों लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे समझो, अब जो ये टैक्सेबल पर्सन है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कितना है CGST का 900 रुपये। तो अब ये इस IGST से क्या ये CGST ITC को अवेल कर सकता है, तो आंसर यस कर सकता है। ये इस IGST से अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो CGST का है इसका 900 रुपये उसको एडजस्ट कर सकता है। तो कितना आ गया 2700। इसमें से ये अपना SGST भी एडजस्ट कर सकता है 900 रुपये, तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी इसकी 1,800 रुपये। टैक्स लायबिलिटी इसकी आ जाएगी 1,800 रुपये। लास्ट केस, यहाँ पर वही पर्सन है हरियाणा का टैक्सेबल पर्सन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस तो इंटर हो रहा है, परचेस इंटर का मतलब किसी और स्टेट से परचेस किया, तो क्या लग जाएगा IGST।
जब किसी और स्टेट से परचेस करते हैं तो आईजीएसटी पे करना पड़ रहा है हरियाणा के टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है। तो 1800 रुपये इसने आईजीएसटी पे कर दिया, 1800 रुपये इसने आईजीएसटी पे किया है। अब ये सेल कर रहा है इंट्रा, यानी सेल कर रहा है ये विद इन हरियाणा कर रहा है। तो 15,000 रुपये की गुड्स वैल्यू प्लस लग गया इस पर CGST 1350 रुपये और प्लस लग गया SGST 1350, यानी 18% लग गया इस पर GST टोटल। तो टोटल हो गया 17,700 रुपये। अब देखो इसके पास IGST का इनपुट पड़ा हुआ है क्योंकि इसने परचेस किया था आउटसाइड हरियाणा, किसी और राज्य से परचेस किया इसने, तो इसके ऊपर लग गया था IGST जो इसने पे कर रखा है परचेस पे। इनपुट टैक्स इसका बन गया, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स, इसने पे कर रखा है गुड्स को परचेस करते वक्त। अब ये सेल कर रहा है हरियाणा में, तो जब ये सेल करेगा तो हरियाणा में तो देखो विद इन स्टेट है तो CGST लग जाएगा और SGST लग जाएगा। तो 1350 तो क्या है, 1350 CGST और SGST। तो यहाँ पर जो इसने IGST पे किया है वो सवाल ये उठता है क्या ये इस CGST से अपने IGST को सेट ऑफ कर सकता है, तो आंसर इज यस कर सकता है। पहले ये एडजस्ट कर लेगा 1350, अब कितना बच जाएगा 1800 में 450 बच जाएगा, वो यहाँ से एडजस्ट कर लेगा SGST से, तो रिमेनिंग हो जाएगा 900। ये टैक्स लायबिलिटी इसको गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक्ट, देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टैक्स गवर्नमेंट जब लेवी करती कलेक्ट करती तो उसके लिए एक्ट होना चाहिए। तो ये जितने भी GST जब लाया गया, अमेंडमेंट किया गया तो एक्ट बनाए गए, सेंट्रल लेवल पे बनाया गया CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017, क्योंकि GST जो आया था वो 17 के अंदर आया था। तो एक CGST एक्ट बनाया गया, ये सेंटर ने बनाया था। IGST एक्ट बनाया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST क्या होता है, इंटीग्रेटेड, मतलब ये मिक्सचर होता है किसका, CGST एंड SGST का, और आपस में अपोर्शन होता है। गवर्नमेंट जो सेंटर के पास जाएगा तो सेंटर जो हिस्सा स्टेट का है वो स्टेट को दे देती है, जो हिस्सा अपना है अपने पास रख लेती है। अब देखो IGST कॉन्सेप्ट क्यों आया था, होता क्या है कि मान लो एक हरियाणा का बंदा, मान लेते हैं एक हरियाणा का बंदा सेल कर रहा है यूपी, हरियाणा का बंदा सेल कर रहा है यूपी, तो टैक्स कौन लेगा, बंदा लेगा। हरियाणा का बंदा सेल कर रहा है तो टैक्स किसके पास जाएगा, हरियाणा के पास। लेकिन अल्टीमेटली टैक्स जाना किसके पास चाहिए, यूपी के पास, क्योंकि GST जो है वो किस बेस पे है, वो कंजम्पशन बेस पे है, वो डेस्टिनेशन बेस पे है। GST जो है वो मैं आगे बताऊंगा आपको फीचर्स में। GST टैक्स जो है वो कंजम्पशन बेस है, वो डेस्टिनेशन बेस है, यानी जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाएगा गुड्स का उसी स्टेट के पास टैक्स जाएगा। यानी जब हरियाणा से मूवमेंट होगा गुड्स का तो हरियाणा ने जो टैक्स वसूला है यूपी से, तो वो टैक्स किसके पास जाएगा, यूपी के पास। अब सोच के देखो, जो टैक्स हरियाणा यूपी से ले रहा है तो क्या हरियाणा जमा करवाने जाएगा यूपी में, आप बताओ। जब वो वहाँ पे जाएगा तो गवर्नमेंट जो वहाँ के डिपार्टमेंट है कमर्शियल बोलेंगे कि अरे बावड़ा है, बावड़ा हो गया, टैक्स यहाँ पे देना आ रहा है, तो ना कोई रजिस्ट्रेशन कोई मतलब नहीं, कौन टैक्स लेगा बताओ उससे। तो अगर ऐसा होता तो सभी को रजिस्ट्रेशन के लिए भागना पड़ता दूसरे स्टेट में, क्योंकि टैक्स जमा करवाने कहाँ जाना पड़ता, जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है। तो इसलिए सेंटर आई और उसने कॉन्सेप्ट लाया IGST का, कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होगी तो वहाँ पे लग जाएगा IGST, जो मिक्सचर होगा CGST और SGST का, और ये सेंटर के पास चला जाएगा। तो सेंटर देगी स्टेट को जो उसका हिस्सा होगा, स्टेट वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वो स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो हर स्टेट में जा के टैक्स दे, पर्टिकुलर जो कंसर्न उसका स्टेट है। तो IGST जो है वो सम टोटल ऑफ SGST और CGST है। तो इसलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया IGST की, टैक्स जो लगेगा IGST जो सेंटर के पास जाएगा उसमें से सेंटर अपना हिस्सा रख लेगी और जो हिस्सा स्टेट का बनेगा स्टेट के पास चला जाएगा। उसके बाद एक GST कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट बनाया गया 2017।
ये तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट, यानी ये, अब देखो कहानी सुनो। अब हुआ क्या कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो श्री अरुण जेटली जी थे, वो सामने बैठे हुए थे, उनके सामने सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए थे और बात चल रही थी जीएसटी की। तो जो अरुण जेटली जी थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, देखो आप अपने टैक्स भूल जाओ स्टेट के सारे, और हम सेंटर के अपने सारे टैक्स भूल जाते हैं, मिल के सारे टैक्स को मिक्स कर देते हैं, जो इससे जो भी आएगा हम आपस में हाफ हाफ बांट लेंगे। अब देखो कॉमन सी बात है, सेंटर ने बोला कि हम अपने टैक्स भूल जाते हैं सारे, स्टेट को बोला आप अपने भूल जाओ, दोनों मिल के टैक्स लगाएंगे और आप बांट लेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी स्टेट के कंसर्न ये थी कि हमारी जो रिवेन्यू हो रही है टैक्स से, अगर वो रिवेन्यू उतनी ना हो पाई तो भाई जो भी टैक्स आएगा हाफ हाफ, अगर लॉस हो गया तो वो भी हाफ हाफ। तो स्टेट के लिए काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी स्टेट ने इसके ऊपर काफ़ी मुद्दा उठाया, चिंता जताई। तब अरुण जेटली जी ने कहा कि देखो ऐसा है, जो आपको टैक्स रिवेन्यू हो रही है उससे ज़्यादा ही होगी, जितनी आपको टैक्स रिवेन्यू होती अगर उससे कम हुई तो हम यानी सेंटर आपको 5 साल तक कंपनसेट करेगी। आपको स्टेट को बोल रहे हैं सेंटर वाले, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो है स्टेट मिनिस्टर को बोल रहे हैं, देखो आपको जो रिवेन्यू टैक्स से होती है अगर वो उससे कम होती है तो हम कंपनसेट करेंगे आपको 5 सालों तक। तो उसके लिए बनाया गया जीएसटी कंपनसेशन एक्ट, और इसके लिए स्पेशल जो सेस लगाया गया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट अपनी जेब से तो कुछ देगी नहीं, वो आम जनता से वसूलती है। तो जो कंपनसेशन जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को देगी उसके लिए सेस लगाया गया किस पे, पान मसाला, हुक्का, मोटर व्हीकल, कोल एक्सेट्रा, इन पे सेस लगाया, जीएसटी सेस। इससे जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट स्टेट को देगी कंपनसेशन के रूप में। और जो 5 साल का जब एंड आ जाएगा, अगर फंड में कुछ पेंडिंग रहा तो वो 50-50 आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है ये कंपोजिशन स्कीम पे एप्लीकेबल नहीं होता। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है आगे मैं बताऊंगा आपको जीएसटी फ्रेमवर्क में। फिलहाल अब मैं बात करता हूँ स्टेट की। आपको मालूम पड़ गया कि सीजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगी, यूनियन बनाएगी। आईजीएसटी भी बनाएगी यूनियन, और जीएसटी कंपनसेशन भी किसने बनाया है, यूनियन ने। अब स्टेट की बात कर लेते हैं। अब देखो स्टेट जो है वो 29 स्टेट है और 7 यूटी है, आपको पता है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा के यूटी का दर्जा मिला तो स्टेट हो गए 28, और यूटी जो 7 थी वहाँ पर जम्मू कश्मीर को ऐड कर दो आप यूटी और एक लद्दाख को, यूटी कितनी हो गई 9। अब देखो 9 यूटी के अंदर दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 ऐसे यूटी है जिनका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जीएसटी के अंदर इनको स्टेट माना गया है। मैं अगर सिंपल लाइन में बोलूँ आपको कि जीएसटी एक्ट में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को डीम्ड स्टेट माना गया है, यानी इनको स्टेट की तरह कंसीडर किया गया है। तो 28 स्टेट + 3 हो जाएंगे 31, और यूटी बच जाएंगे। जब 9 में से 3 यूटी चली जाएगी यानी स्टेट मानी जाएगी तो बच गया कितना, 6। तो जीएसटी पर्पज़ के लिए 31 तो स्टेट है और 6 है यूटी, यूनियन टेरिटरी। तो बच्चों ये था, कुछ बेसिक बातें थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है, कितनी लिमिट है, थ्रेशोल्ड, और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इसका कॉमन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है। क्या बेनिफिट्स है जीएसटी के इकोनॉमी में, क्या बेनिफिट है ट्रेड एंड कॉमर्स को, क्या बेनिफिट है इकोनॉमी को, तो सारी बातें मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो आपके लिए बनाए जाएंगे, कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।